हम लोग जो अभी तक डिस्कस कर चुके हैं वो होमोजीनियस फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस कर चुके हैं। इसमें क्या होगा कि आपका या आर एल कनेक्टेड होगा या आर सी कनेक्टेड होगा, और आपके स्विचिंग कंडीशन के बाद जिस तरह यहाँ स्विच आपका 2 पोजीशन पर जब मूव कर जाएगा तो इसमें कोई भी फोर्सिंग फंक्शन या वोल्टेज सोर्स जो है वो मौजूद नहीं होगा। तो इसकी आपके पास जो जनरल फॉर्म आएगी वो I इज इक्वल्स टू के ई रेस पावर माइनस टी ओवर टा। अब यहाँ टा जो है वो आपका एल ओवर आर के इक्वल आता है, तो वो वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है। और आप जो के की वैल्यू को फाइंड आउट करते हो वो ऑलवेज जो इनिशियल कंडीशन होती हैं उससे फाइंड आउट करते हो। इसके अलावा आपने इसमें नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन देखा था। नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आपके पास फोर्सिंग फंक्शन वो एक स्विचिंग कंडीशन के बाद आपके नेटवर्क में मौजूद होगा। तो उसकी जो आपके पास जनरल फॉर्म आ रही थी उसकी जनरल फॉर्म में आपके पास इक्वेशन I इज इक्वल्स टू ई रेस पावर माइनस पी टी इंटीग्रेशन क्यू ई रेस पावर पी टी डी टी प्लस के ई रेस पावर माइनस पी टी। और इस केस में यहाँ P और Q आपके पास फोर्सिंग फंक्शन है, और P जो है ये आपके पास पैसिव कंपोनेंट्स R L C इस टाइप के एंटिटीज़ यहाँ आएंगी। उसके लिए आपने जो एग्जांपल देखी थी वो ये वाली देखी थी, जिसमें यहाँ स्विच 2 पोजीशन से 1 पर मूव कर रहा है आफ्टर रीचिंग स्टेडी स्टेट कंडीशन। तो जब आप स्विचिंग कंडीशन के बाद इस नेटवर्क को डिस्कस करोगे तो इसमें आपका वोल्टेज सोर्स मौजूद है। तो आपने यहाँ वही इक्वेशन लिखकर यानी इसको जो आपके पास डी आई ओवर डी टी प्लस पी आई इज इक्वल्स टू क्यू, इससे कंपैरिजन करके तो आपके पास करंट की जो फॉर्म आ रही थी वो इस फॉर्म में आ रही थी V ओवर आर आई माइनस ई रेस पावर माइनस आर ओवर एल टी। अब जब आपके पास इक्वेशन नॉन होमोजीनियस फॉर्म में होगी, यानी आप में आपके नेटवर्क में वोल्टेज सोर्स स्विचिंग कंडीशन के बाद मौजूद है, तो आप इसी इक्वेशन को इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। आई टी इज इक्वल्स टू आई इनफाइनाइट माइनस आई ज़ीरो ई रेस पावर माइनस टी ओवर टा। अब इस इक्वेशन से आप अगर आपके सर्किट में वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स स्विचिंग कंडीशन के बाद मौजूद है तो आप इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए करंट या वोल्टेज उसको फाइंड आउट कर सकते हो। अब जिस तरह इस नेटवर्क में t इज इक्वल्स टू ज़ीरो के पर अगर आप फर्स्ट में स्विच को क्लोज करते हो, जब आप t इज इक्वल्स टू ज़ीरो पर इस स्विच को क्लोज करोगे तो करंट ने ऑलवेज शॉर्ट सर्किट पाथ जो है वो फॉलो करना है। अब करंट जो फॉलो करेगा वोल्टेज सोर्स इंडक्टर R1 और ये वाला शॉर्ट सर्किट पाथ एंड देन वोल्टेज सोर्स। तो स्विचिंग कंडीशन से पहले t इज इक्वल्स टू ज़ीरो के ऊपर आपने स्विच को क्लोज किया तो उससे पहले आपका ये वाला नेटवर्क स्टेडी स्टेट कंडीशन में था। अब जब वो स्टेडी स्टेट कंडीशन में था, जब आपका स्विच आपने क्लोज नहीं किया था, तो आपका ये R2 इस नेटवर्क में मौजूद था। तो आपका जो करंट स्टेडी स्टेट कंडीशन पर होगा वो V डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। अब जब आप t इज इक्वल्स टू ज़ीरो के ऊपर इस स्विच को क्लोज करोगे तो इंडक्टर फ़ौरन से करंट की चेंज को एक्सेप्ट नहीं करता है, यानी आपकी वो करंट की चेंज को अपोज करेगा। तो I ज़ीरो इसमें आपके पास V ओवर R1
प्लस R2 ही रहेगा। लेकिन अब t इज इक्वल्स टू 0 पर आपका जब ये स्विच क्लोज था तो आई इनफाइनाइट, यानी अब स्विचिंग कंडीशन के बाद जब वो स्टेडी स्टेट कंडीशन में पहुंचेगा तो आपका इंडक्टर एज अ शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा, तो आपके पास आई इनफाइनाइट V/R1 होगा। ठीक है, आप लोग ये चीज़ क्लियर कर लो कि I0 और आई इनफाइनाइट में क्या डिफरेंस है। I0 उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि जब आपने स्विच को, या आप स्विच को ओपन करते हो या क्लोज करते हो, और जब भी स्विच को ओपन या क्लोज करोगे उससे पहले आपका नेटवर्क ऑलरेडी स्टेडी स्टेट कंडीशन में रीच कर चुका होगा, उसके बाद आप उस स्विच को ओपन या क्लोज करोगे। और ओपन या क्लोज करने के बाद अगेन आप आई इनफाइनाइट जो फाइंड आउट कर रहे हो वो आपके पास वो वाला करंट है जो स्विचिंग कंडीशन के बाद आपके पास स्टेडी स्टेट कंडीशन में होगा। तो यहाँ अब जो आपने इक्वेशन फाइंड आउट की थी I इनफाइनाइट माइनस I0 e⁻t/, यहाँ आप आई इनफाइनाइट जो आपके पास V/R1 था वो पुट करोगे, यहाँ आई इनफाइनाइट V/R1, और I0 आपके पास V/R1 प्लस R2 है, e⁻t/। अब स्विचिंग कंडीशन के बाद आप बेसिकली जो सर्किट को डिस्कस कर रहे होते हो वो स्विचिंग कंडीशन के बाद डिस्कस कर रहे होते हो। तो इसमें आपके पास उसके लिए जो कंपोनेंट्स मौजूद होंगे, आपने जिसकी वजह से टाइम कांस्टेंट फाइंड आउट करना है, वो आपके पास V/R1 होगा, सॉरी L/R1। जो आपका टाइम कांस्टेंट होगा वो L/R1 होगा, क्योंकि आपने t इज इक्वल्स टू 0 पर इस स्विच को क्लोज कर दिया था, तो आपका R2 जो था वो बाईपास हो गया था। तो यहाँ आपका टाइम कांस्टेंट L/R1, अब ये सब आप पुट कर दोगे तो आपके पास ये वाली फॉर्म आ जाएगी करंट की इक्वेशन। अब इसमें आप देख सकते हो कि अगर आप करंट का ग्राफ ड्रा करते हो तो I0 V/R1 प्लस R2 है। अब जो आपका आई इनफाइनाइट V/R1, यानी V/R1 आपका कंपैरेटिवली V/R1 प्लस R2 से ग्रेटर होगा। अब इसका सेकंड पार्ट प्रॉब्लम का ये है कि आप अब स्विच को t इज इक्वल्स टू 0 पर ओपन कर देते हो, यानी पहले आपका स्विच क्लोज था, अब आप t इज इक्वल्स टू 0 पर इसी नेटवर्क में स्विच को ओपन कर दोगे। जब आप स्विच को ओपन करोगे तो इस केस में ओपन करने के बाद अब करंट इस पाथ से फ्लो नहीं कर सकता, यानी आपके पास जो पहले आपने नेटवर्क को डिस्कस किया उसमें ये स्विच क्लोज था, तो क्लोज स्विच के साथ जो इसका स्टेडी स्टेट करंट V/R1 होगा वो स्विचिंग कंडीशन के बाद I0 होगा, यानी आपने अपने नेटवर्क को ऑलवेज स्विचिंग कंडीशन के बाद डिस्कस करना है। अब जब आप स्विच को ओपन कर रहे हो तो आपके पास I0 V/R1 रहेगा, और आई इनफाइनाइट, यानी जब स्विच ओपन के साथ आपका ये नेटवर्क स्टेडी स्टेट कंडीशन में आप डिस्कस करोगे तो इसमें आई इनफाइनाइट आपके पास V/R1 प्लस R2 होगा। तो वही चीज़ आप पुट कर रहे हो, I0 V/R1 और आई इनफाइनाइट V/R1 प्लस R2। अब इस केस में जो आपके पास टाइम कांस्टेंट होगा, अब स्विचिंग कंडीशन के बाद आपके नेटवर्क में जो रेजिस्टर्स मौजूद हैं वो R1 R2 दोनों रेजिस्टर्स हैं, तो आप जो टाइम कांस्टेंट फाइंड आउट करोगे
उसमें एल ओवर आर इक्विवेलेंट होता है, और यहाँ आपके पास R1 प्लस R2 आएगा। तो वही चीज़ आप टाइम कांस्टेंट के लिए पुट कर रहे हो। यहाँ आप इन सब चीज़ों को पुट कर दोगे तो आपकी इक्वेशन करंट की इस फॉर्म में आ जाएगी। और जब आप करंट का ग्राफ ड्रा करोगे तो I0 आपके पास V/R1 था। V/R1 रिलेटिवली ग्रेटर होगा V/R1 प्लस R2 से, बिकॉज आप देख सकते हो कि आपके जो R1 की वैल्यू भी अगर देखोगे तो वो आपकी लेसर होगी R1 प्लस R2 से। तो जितनी लेस होगी उतनी आपकी जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा आएगी, वो नंबर आपका ग्रेटर होगा। अब आपने जो पहले डिस्कस किया है वो जस्ट वन रजिस्टर और वन कैपेसिटर, या वन रजिस्टर और वन इंडक्टर। अगर आपके पास इंडक्टर ज़्यादा हों आपके नेटवर्क में या कैपेसिटर ज़्यादा हों तो आप L इक्विवेलेंट और C इक्विवेलेंट इनको फाइंड आउट करते हो। जिस तरह आप यहाँ देख सकते हो, अगर इसकी जस्ट आप इक्वेशन लिखोगे तो इसमें आपके पास 2 नोड्स हैं। अब इस स्विच को आप क्लोज कर रहे हो एट t=0। जब स्विच को क्लोज करोगे t=0 पर तो आपके कैपेसिटर डिस्चार्ज होंगे, यानी जिसमें कैपेसिटर कनेक्ट है वो डिस्चार्ज होगा। नोड 1 की आपके पास इक्वेशन V1 माइनस V डिवाइडेड बाय R1, V1 डिवाइडेड बाय R2 प्लस C d/dt V1 माइनस V2। ये वाली इक्वेशन आपके पास इस फॉर्म में आ जाएगी। इस तरह अगर आप नोड 2 की इक्वेशन लिखते हो तो वो आपके पास V2 माइनस V डिवाइडेड बाय R4, V2 डिवाइडेड बाय R3, C dV2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय dt। इस इक्वेशन को आप अरेंज करके लिखोगे तो ये वाली इक्वेशन आपकी इस फॉर्म में आ जाएगी। इस तरह नेक्स्ट एग्जांपल में अगर आपने यहाँ, आपको कुछ भी गिवन हो सकता है कि आपने वोल्टेज को फाइंड आउट करना है या करंट को फाइंड आउट करना है, तो आप इसे किस तरह सॉल्व कर सकते हो कि आप इसको रिड्यूस करो सर्किट को स्टेप बाय स्टेप until we reach R equivalent and C equivalent। जब आपके कैपेसिटर्स पैरेलल में यहाँ कनेक्ट होते हैं तो आपके पास C equivalent = C1 + C2, तो यहाँ आपके पास 3 आ जाएगा। इस तरह यहाँ ये आपके पास 1, ये आपके रेजिस्टर और करंट सोर्स एज इट इज़ रहेंगे। अब जब इन कैपेसिटर्स के सीरीज़ कम्बिनेशन को सॉल्व करोगे तो ये आपके पास 1/C1 + 1/C2, ये 3/4 आ जाएगा। ये वाले रेजिस्टर्स और करंट सोर्स एज इट इज़ रहेंगे। अब इस करंट सोर्स को अगर आप सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू, जो हमने चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस किया था, वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करते हो तो वोल्टेज सोर्स V = IR, तो I0 मल्टीप्लाइड बाई 2। ये वाला रजिस्टर 2 ओम्स का रजिस्टर सीरीज़ में चला जाएगा। उसके बाद ये 2 ओम्स का रजिस्टर और 3/4 फैराड का कैपेसिटर। अब यहाँ अगर आप R इक्विवेलेंट फाइंड आउट करते हो तो वो आपके पास सीरीज़ में कनेक्टेड है 4, C इक्विवेलेंट 3/4, अगेन अगर इस वोल्टेज सोर्स को अगर आप करंट सोर्स में कन्वर्ट करो तो I = V डिवाइडेड बाय R, तो ये 2I0 डिवाइडेड बाय 4 जो आपके पास इक्विवेलेंट रजिस्टर की वैल्यू आ रही है। अब यहाँ रजिस्टर आपके पास पैरेलल में चला जाएगा। अब इसमें आपके पास जो टाइम कांस्टेंट है, अगर आपके नेटवर्क में रजिस्टर और कैपेसिटर ही मौजूद हैं तो वो RC के इक्वल होता है। अब R इक्विवेलेंट आपके पास 4
और C इक्विवेलेंट 3/4, तो वहाँ से आपके पास टाइम कांस्टेंट 3 सेकेंड्स आ जाएगा। अगर आप अबव नेटवर्क की इक्वेशन लिखोगे तो I0 डिवाइडेड बाई 2, ये वाला करंट, यानी अगर आप इसके ऊपर नोडल लगा रहे हो, इज इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाई 4 प्लस C dV/dt। तो आपके पास कैपेसिटर की जो वैल्यू है वो 3/4, और अब आपके पास ये वाली इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई, dV/dt प्लस V/3 इज इक्वल्स टू 2/3 I0। तो आपने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पहले होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस टू इक्वेशंस की जनरल फॉर्म देखिए, आप उससे इसको सॉल्व कर सकते हो। जो आपके पास ये वाली इक्वेशन थी, अब वही चीज़ है उसमें di/dt प्लस pi इज इक्वल्स टू q, इससे रिजेंबल कर रही है। तो इसकी आपके पास जो जनरल फॉर्म थी ये वाली फॉर्म थी, आप इससे इसको सॉल्व कर सकते हो। अब अगर हम लोग एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें 4.1, इसमें स्विच K इज मूव्ड फ्रॉम 1 to 2 at t is equals to 0 after steady state achieved। मीन्स स्विचिंग कंडीशन से पहले आपका जो स्विच था वो 1 पर कनेक्टेड था। अब जब ये 1 पर कनेक्टेड था तो आपकी स्टेडी स्टेट कंडीशन अचीव होने के बाद आपने रेफरेंस टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पर इस स्विच को 2 पर मूव कर दिया। आप इनिशियल कंडीशन को इसलिए फाइंड आउट करते हो कि इनिशियल कंडीशन को फाइंड आउट करते हुए आप कांस्टेंट k को फाइंड आउट कर सको। अब जब स्विच 1 पर कनेक्टेड था तो स्टेडी स्टेट कंडीशन में आपका इंडक्टर एज अ शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा। स्टेडी स्टेट कंडीशन में आपके इंडक्टर में जितना करंट कैरी होना था, जितनी एनर्जी स्टोर होनी थी वो हो जाएगी, और मैक्सिमम करंट को आप शॉर्ट सर्किट से शो करते हो। तो इस केस में अब जो आप जब 2 पर मूव करोगे तो इंडक्टर करंट की चेंज को अपोज करता है, यानी आपका करंट जो इंडक्टर की वजह से फ्लो करेगा वो फ़ौरन से चेंज नहीं होगा। तो 1 पोजीशन पर जो आपका करंट था V डिवाइडेड बाय R1 था। अब 2 पोजीशन पर मूव करने के बाद इसी करंट को आप I0 कॉल करोगे तो आपका I0 इज इक्वल्स टू V/R1 होगा। आप यानी ये कह सकते हो कि स्विचिंग कंडीशन पर जो आपका करंट उसको आप I0 जो कॉल कर रहे हो वो स्विचिंग कंडीशन से पहले आपका स्विच जिस जगह कनेक्टेड था उसका स्टेडी स्टेट करंट होगा। तो अब आप इस जगह अगर 2 पर मूव करने के बाद आप ऑलवेज जो इक्वेशन लिखते हो, जिस तरह आपने ये इक्वेशन लिखी, वो स्विचिंग कंडीशन के बाद जो आपकी नेटवर्क की सिचुएशन होती है उससे आप इक्वेशन लिखते हो। तो यहाँ R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड बाय I प्लस LdI/dt इज इक्वल्स टू 0। अब अगर आप इस इक्वेशन को अरेंज कर लोगे तो आपके पास ये वाली इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगी, I इज इक्वल्स टू k e⁻ -t/, आप कह सकते हो। आप लोगों ने पहले डिस्कस किया हुआ है कि अगर होमोजीनियस इक्वेशन हो, यानी आपके सर्किट में वोल्टेज सोर्स स्विचिंग कंडीशन के बाद मौजूद नहीं हो, तो आपकी जो इक्वेशन की जनरल फॉर्म आती है वो I इज इक्वल्स टू k e⁻t/t आती है। अब इसमें जो आपने टा कैलकुलेट करना है वो
रेफरेंस टाइम के बाद आपने टा कैलकुलेट करना है। तो जब आपका स्विच 2 पोजीशन पर मूव करेगा तो इसमें जो आपके रजिस्टर्स मौजूद हैं वो R1 और R2 दोनों मौजूद हैं। तो आपका टाइम कांस्टेंट L डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट के L डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 के इक्वल होगा। यानी आप डायरेक्टली भी इस इक्वेशन को लिख सकते हो अगर आप इतने ज़्यादा मेथड को नहीं करते हो। तो ये आपके पास I इज इक्वल्स टू के ई रेस पर माइनस R1 प्लस R2 ओवर L टी। अब इसमें अगर आपने के को फाइंड आउट करना है तो के को फाइंड आउट करने के लिए आप इनिशियल कंडीशन को यूज़ करोगे जो आप ऑलरेडी लिख चुके हो, I0 इज इक्वल्स टू V ओवर R1। तो आपने वही चीज़ लिखी I0 इज इक्वल्स टू V ओवर R1 और यहाँ आपके पास जो आप के की वैल्यू को टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पुट कर दोगे तो I0 इज इक्वल्स टू V ओवर R1 के आपका एज इट इज़ आएगा। ई रेस पार 0 आपके पास 1 के इक्वल हो जाएगा। तो के की वैल्यू आपके पास V ओवर R1 आ रही है, वो आप इसमें पुट कर दोगे तो ये आपके पास पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ करंट आ रही है। अब इस 4.2 प्रॉब्लम में क्या है कि आप यहाँ स्विच को मूव कर रहे हो फ्रॉम A टू B एट t इज इक्वल्स टू 0 आफ्टर रीचिंग स्टेडी स्टेट एट A। इन A पोजीशन पर जब आपका नेटवर्क स्टेडी स्टेट कंडीशन में रीच कर जाएगा तो आपने स्विच को B पर मूव कर दिया। अब आपने जो नेटवर्क की इक्वेशंस लिखनी है या आपने टाइम कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। जब आपका स्विच B पर कनेक्टेड है तो उस जो आपका नेटवर्क बन रहा होगा उसी से ही आप टाइम कांस्टेंट फाइंड आउट करते हो, उसी की ही आप नेटवर्क इक्वेशन लिखते हो और उसी की ही आप करंट, जो भी करंट आपने फाइंड आउट करना है उससे ही फाइंड आउट करते हो। अब आपने इसमें फाइंड आउट क्या करना है, करंट एंड V2T, यानी जो करंट आपका B पर मूव करने के बाद इस लूप में से फ्लो कर रहा है उसको फाइंड आउट करोगे और जो इस कैपेसिटर C2 के अक्रॉस वोल्टेज है आपने इसको फाइंड आउट करना है। अब यहाँ उसने आपको ये गिवन दिया है कि C2 इज़ अनचार्ज बिफोर मूविंग टू B। जब आपने, आप खुद भी देख सकते हो कि जब आप इस स्विच को B पर मूव करोगे तो आपका कैपेसिटर C2 जो है वो अनचार्ज्ड होगा। हाँ, उसकी रीज़न ये है कि आपका C2 किसी भी वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो B पोजीशन पर मूव करने के बाद भी जो कैपेसिटर की वोल्टेज होगी वो एज इट इज़ रहेगी। अब जब A पर आपका स्विच कनेक्टेड था तो आपका कैपेसिटर C1 इस वोल्टेज सोर्स V0 पर चार्ज हो जाएगा। तो आप यहाँ VC1 यानी बिफोर मूविंग टू B, जब आपका स्विच A पर ऑलरेडी मौजूद था स्विचिंग कंडीशन से पहले, तो आपका कैपेसिटर C1 इस V0 वोल्टेज पर चार्ज हो जाएगा। कम्प्लीटली जब चार्ज होगा तो आपकी जो इसकी स्टेडी स्टेट कंडीशन होगी वो आपके स्विचिंग या रेफरेंस टाइम की इनिशियल कंडीशन होगी। तो आपने जब स्विच को B पर मूव किया तो कैपेसिटर अपनी वोल्टेज की चेंज को अपोज करता है। तो आपकी VC10 इज इक्वल्स टू माइनस V0 आएगी। अब माइनस आप साइन इसलिए कनेक्ट करोगे कि वो आपकी इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि आपका कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है। तो यहाँ वही चीज़ है कि आपने VC20 जो ये वाला कैपेसिटर था स्विचिंग कंडीशन के बाद भी जब आपका जो रेफरेंस टाइम आप डिस्कस कर रहे हो कि आपने स्विच को B पर जब कनेक्ट किया तो आपकी कैपेसिटर C2 की वोल्टेज जो आपकी स्विचिंग कंडीशन से पहले थी वही आपकी एज इट इज़ रहेगी। तो VC20 इज इक्वल्स टू 0। अब
करंट I0 इसमें क्या होगा कि जो कैपेसिटर की वोल्टेज होगी V0 डिवाइडेड बाय R1। अगर इसमें कोई वोल्टेज नहीं है तो ये आपकी इनिशियली एज अ शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगी। तो ये आपका करंट जो V0 इसमें स्टोर थी I0 इज इक्वल्स टू V0 डिवाइडेड बाय R1। अब बी पर कनेक्ट करने के बाद आप इसकी जब इक्वेशन लिखोगे तो वो आपकी 1/C1 प्लस 1/C2 IDT प्लस R1 आए। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो आपके पास वही I इज इक्वल्स टू K e⁻t/R C इक्विवेलेंट। या अगर आप ये देखो कि जो आपने पहले होमोजीनियस इक्वेशन की जनरल फॉर्म की इक्वेशन देखी थी वो I इज इक्वल्स टू K e⁻t/T। अब इसमें T आपके पास R1/C इक्विवेलेंट है, R1 मल्टीप्लाइड बाई C इक्विवेलेंट। अब इनिशियल कंडीशन को यूज़ करते हुए आप कांस्टेंट K को फाइंड आउट करोगे। आपने वही कांस्टेंट K को फाइंड आउट किया तो आपके पास करंट की जो इक्वेशन आ गई वो V0/R1 e⁻t/R1C इक्विवेलेंट। अगर आपने V2T को फाइंड आउट करना है तो आप इसकी इक्वेशन लिखोगे। अब V2T इज इक्वल्स टू 1/C2 माइनस इनफाइनाइट टू T IDT। अब इसको आप 2 इंटीग्रेशन के पार्ट्स में डिवाइड कर लो, माइनस इनफाइनाइट टू 0 टू T। स्विचिंग कंडीशन से पहले ये चीज़ स्विचिंग कंडीशन से पहले की वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रही है और ये आपकी स्विचिंग कंडीशन के बाद की वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रही है। ये चीज़ आपके पास 0 के इक्वल है। बिकॉज आप लोग ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो कि VC20 इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें जो करंट की आपने इक्वेशन फाइंड आउट की है वो आप पुट करोगे, उसके बाद इंटीग्रेशन लोगे। ये आपके पास कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा e⁻t/R1C इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय -1/R1C इक्विवेलेंट। इसमें T और 0 को पुट करो तो आपकी इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगी।